तो बेटा आज से हम एक नए एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, ठीक है, जिसका बेटा नाम है आपका एडीओ सहकारिता। हम इसके लिए पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो, सीधी सीधी बात समझते हैं। मैं बेटा आपको जो ये क्लासेस पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसमें 3 चीजों पर मैं फोकस करूंगा। पहली चीज बेटा आपकी रहेगी फैक्ट। जितने भी आपके फैक्ट होते हैं इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए, उन सब पर हम बात करेंगे। दूसरा मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे कॉन्सेप्ट। हर टॉपिक के पीछे का हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है उस पर हम बात करेंगे। और तीसरा हम करेंगे एनालिसिस कि अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, उसके परिप्रेक्ष्य में उसको पढ़ेंगे। यानी कि फैक्ट, कॉन्सेप्ट और एनालिसिस, हम 3 चीजों पर हम काम करेंगे। एडीओ सहकारिता की बात करता हूं, सबसे पहले देखो जरा इस पोस्ट को जान लेता हूं। मैं आपको एक लाइन में बताता हूं। जैसे देखो, हर डिपार्टमेंट होता है ना, कोई सा भी एक डिपार्टमेंट है। जैसे मैंने मान लिया सबसे आसान जो आप जानते हैं, आपने एक सुना होगा बीडीओ, एक होता है आपका बीपीडीओ, होता है ना, जो गांव में क्या करता है, विकास संबंधित काम करता है। गांव का जो भी डेवलपमेंट है वो काम जो बीडीओ है या बीपीडीओ है वो प्रधान के साथ में मिल करके करता है। जितने भी बीपीडीओ होते हैं, ठीक है, कुछ बीपीडीओ के ऊपर एक एडीओ होता है, उसे बोलते हैं एडीओ पंचायत। उसे क्या बोलते हैं, एडीओ पंचायत उसे कहा जाता है। मतलब वो जो एडीओ पंचायत है वो बीपीडीओ के उन कामों को देखता है जो ग्राम सभा के विकास से जुड़े होते हैं। मतलब रास्ते बनाना, पुल बनाना, पंचायत घर बनाना, नौला बना देना, ये वाले काम। सेम इसी तरह से गांवों में जितने भी कृषि या खेती संबंधित जो काम होते हैं, उन सब कामों को देखने के लिए जो एक अधिकारी बैठा हुआ है, वही बीपीडीओ के ऊपर जो आपका एडीओ पंचायत होता है ना, उसी के समकक्ष जो आपका अधिकारी है, लेकिन वो विकास काम नहीं, कृषि से जुड़े हुए काम देखता है, ठीक है। उसे हम बोलते हैं एडीओ सहकारिता। क्या आपको मेरी एक बात समझ में आ गई है कि आखिर हम किस पोस्ट के लिए पढ़ने वाले हैं? क्योंकि ये जो पोस्ट है ये कृषि संबंधित कामों को देखने वाली है, ये कृषि संबंधित कामों को देखने वाली है। इसीलिए इस पोस्ट में जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है उसका एक बड़ा हिस्सा है, ठीक है। अब बात करते हैं इस पोस्ट के लिए हमें पढ़ना क्या क्या है। ध्यान रखना, इसमें कुल मिलाकर के 5 यूनिट है। कितनी यूनिट इसमें? कुल मिलाकर इसमें 5 यूनिट है। थोड़ा इसको आपको जरा एलिब्रेट करके इसको मैं आपको दिखाता हूं क्या क्या हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। पहली बात हम ये देखते हैं, नंबर 1 देखो, इसमें मैं पढ़ना क्या है। कुल मिला के इसमें यूनिट की अगर बात करता हूं, इसमें 5 यूनिट है कुल मिलाकर के, ठीक है। अब यहां से हमारी कहानी स्टार्ट हो रही है। इसमें जो आपकी पहली यूनिट है, यूनिट नंबर 1, ठीक है। शुरू की जो 3 यूनिट है वो सभी के लिए कंपलसरी है। आपको पता है कि ये जो पोस्ट है उसमें 3 तरह के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। नंबर 1, जिसने ग्रेजुएशन में जिसका इकोनॉमिक्स हो। दूसरा, ग्रेजुएशन में अगर आपका एग्रीकल्चर हो, कृषि हो। तीसरा, अगर ग्रेजुएशन में आपके पास कॉमर्स हो। तो ये 3 तरह के लोग भर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो शुरू की 3 यूनिट है ये तो सबके लिए सेम यूनिट है। जो पहली आपकी यूनिट है, इस पहली यूनिट में बेसिकली भारतीय अर्थव्यवस्था को बताया गया है। अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी की यहां बात करी गई है पहली यूनिट में। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, अब मैं उन पे बात नहीं कर रहा हूं, तो आप पढ़ेंगे सब, ठीक है सर। बहुत सारी चीजों में जैसे क्या क्या है, इसका परिचय हो गया, ठीक है, प्रकृति और इसके क्षेत्र है, भारत की कृषि की विशेषताएं इसमें है, ठीक है, कृषि की भूमिका यहां पे क्या है,
भूमि सुधार से संबंधित बातें हैं, कृषि का जो व्यवसायीकरण हुआ है उससे संबंधित बातें हैं, कृषि नीति यहां पे है, ठीक है, ग्रामीण विकास के मुद्दे हैं, मौद्रिक नीति है, बहुत सारी चीजें, सब कुछ बेटा किसमें आपका यूनिट नंबर 1 के अंदर है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि यूनिट नंबर 1 में कृषि को थोड़ा फोकस किया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर कृषि को यहां पे फोकस किया गया है यूनिट नंबर 1 में। क्लियर? ठीक है। यूनिट नंबर अगर मैं 2 की बात करता हूं, 2 में है सांख्यिकी। 2 में क्या है? यूनिट नंबर 2 में है सांख्यिकी। सांख्यिकी ये दिन यूनिट नंबर 2 में है, ठीक है। इसमें क्या है? सांख्यिकी की बेटा आपकी प्रकृति क्या होती है, जो स्टैटिक्स वाला आपका पोर्शन होता है, थोड़ा सा आपने अगर कभी इकोनॉमिक्स के अंदर आपने देखा होगा तो आपने पढ़ा होगा, नॉर्मली आपको जानकारी होगी इस बात की, ठीक है। लेकिन जो हल्का फुल्का इसमें सांख्यिकी का महत्व क्या है, इसकी सीमाएं क्या है, इसमें दिया गया है, ठीक है। सांख्यिकी की जांच की योजनाएं किस तरह से बनाई जाती हैं वो इसमें दिया गया है। प्राथमिक और जो सेकेंडरी जो इसके आंकड़े होते हैं वो भी इसमें दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा हल्के फुल्के माध्य, माध्यक, बहुलक, गुणोत्तर माध्य, ये सब भी इसमें आपका दिया हुआ है। यूनिट नंबर 2 को एक दूसरे सर आपको पढ़ाएंगे। बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है। तो ये यूनिट दूसरा पढ़ाएंगे। इसी में आपका जुड़ा हुआ है कंप्यूटर। कंप्यूटर भी इसी में जुड़ा हुआ है, ठीक है। यूनिट नंबर 2 के अंदर बेसिकली 2 चीजें हैं, एक है सांख्यिकी, एक है आपका कंप्यूटर, ठीक है। सांख्यिकी एक अलग सर पढ़ाएंगे और कंप्यूटर एक अलग सर पढ़ाएंगे। क्या आपको बात समझ में आ गई नहीं आ गई है? मैं आपको बता रहा हूं ये हम कैसे करने वाले हैं, ठीक है। यूनिट नंबर 3 जो आपकी तीसरी यूनिट है, 3rd नंबर पे, तीसरी यूनिट पे इसमें आपको दे रखा है, तीसरी यूनिट में कंप्यूटर में वही बेसिक जो आप लोग पढ़ते हैं वही सब इसमें आपका बेसिक है। आप नॉर्मल आपने थोड़ा बहुत बातें देखी होंगी। तीसरी यूनिट है इसमें सहकारी ऋण संस्थाएं। सहकारी ऋण संस्थाएं, जितनी भी सहकारी ऋण संस्थाएं हैं, ऋण देने वाली संस्थाएं, उनकी यहां बेसिकली बात करी गई है। देखो इन 3 यूनिटों में पहली यूनिट से आप लोग ज्यादातर परिचित होंगे, जो आपने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ रखा है इस यूनिट में, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा। इसमें थोड़ा जो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन है वो थोड़ा एक्स्ट्रा आपका रहेगा, है ना, लेकिन बाकी जो इससे आप थोड़ा बहुत परिचित होंगे। जो इसमें आपको बिल्कुल अलग आपको दिखेगा, एक आपको इस सांख्यिकी वाला पोर्शन, जिससे आप मतलब अब ग्रेजुएशन में तो आपने जैसी बात पढ़ा ही होगा ये, लेकिन अभी आप इससे बहुत ज्यादा फैमिलियर नहीं होंगे। मतलब कि अभी हम जब हम तैयारी करते हैं ना तो हम ध्यान नहीं देते उतना इस पे, ठीक है। जो ऋण वाली संस्थाएं हैं इनको हम थोड़ा बहुत तो पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक्स के अंदर, लेकिन गहराई से नहीं पढ़ते। वहां हम खाली 2-3 के नाम लिखते और खत्म कर देते हैं इसको, ठीक है, जहां मैं आपको थोड़ा बहुत पढ़ाता हूं इसके बारे में। लेकिन यहां इसके बारे में जितने भी प्रकार के आपके सहकारी बैंक हैं, ठीक है, उनका क्या कार्य है, किस तरह से वो काम करते हैं, वो सब बातें आपको यहां पे देखने को इसमें मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा सहकारी ऋण संस्थाओं का सीधा मतलब आप समझ लो यहां पर आप बैंक पढ़ना है एक तरह से। क्या पढ़ना है यहां पे आपको? बैंक पढ़ना। देखो ये जो 3 यूनिट है ये सभी के लिए कंपलसरी है, सभी के लिए कंपलसरी है। बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है। और इसका जो योगदान आपका रहेगा, इसका जो योगदान रहेगा वो लगभग 60% का योगदान रहेगा आपके एग्जाम में। 60% जो क्वेश्चन है वो इन 3 यूनिट से आने वाले हैं। बात सबको समझ में आ गई नहीं आ गई? वेरी गुड। अब देखो दूसरी बात, इसकी जो चौथी और 5वीं यूनिट है, कुल मिला के 5 यूनिट मैंने आपको, चौथी और 5वीं यूनिट जो है वो इकोनॉमिक्स वालों के लिए इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई है, एजी वालों के लिए एजी जुड़ी हुई है, मतलब एग्रीकल्चर वालों के लिए, और कॉमर्स वालों के लिए कॉमर्स वाली है, ठीक है। तो अपने जो लोग करेंगे, मैं इकोनॉमिक्स वाला ही आपको कराने वाला हूं, इसका मतलब इकोनॉमिक्स वाला हम करेंगे, ठीक है। अब देखो समझे आप,
देखो इसीलिए हमने इसका जो ऑनलाइन में कोर्स बनाया है वो भी दो बनाए हैं। एक तो मैंने बनाया है ये वाला पार्ट 1 वाला, ये कंपलसरी सभी के लिए है, इसे कोई भी पढ़ सकता है, मतलब 60% कोई भी कवर कर सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ कंप्लीट जो कोर्स है, कंप्लीट कोर्स वो 5 यूनिट वाला, वो केवल मैंने इकोनॉमिक्स का बनाया। बात सबको समझ आ रही है? अब बात करो समझने का प्रयास कर। देखो 3 यूनिट हमारी ये होगी, चौथी यूनिट की मैं बात करता हूं। देखो चौथी यूनिट की, चौथी यूनिट आपको क्या दे रखा है इकाई 4 में, ये केवल अर्थशास्त्र वालों के लिए है। किसके लिए? केवल ये इकोनॉमिक्स वालों के लिए है। इसमें सर क्या दे रखा है? इसमें है अर्थशास्त्र के क्षेत्र, अर्थशास्त्र के क्षेत्र, ठीक है, उसके अध्ययन के तरीके, अर्थशास्त्र की समस्याएं, ठीक है, केंद्रीय समस्याएं क्या है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है, उत्पादन, संभावना, मांग, ठीक है, ये सब जो बातें हैं वो यहां दे रखी हैं। क्या आपको ये कहानी समझ में आ रही है? यहां कोई दिक्कत नहीं किसी को? ये बेटा किसने दे रखा आपका? इस वाले एरिया में आपका ही दे रखा है, ठीक है। कोई हम जब पढ़ते ना अर्थव्यवस्था के क्षेत्र वगैरह वगैरह, इससे भी आप लोग काफी हद तक इसमें भी आप परिचित होंगे। हाँ इसमें कुछ चीजें इसमें बहुत अलग भी हैं, ठीक है। इसमें आपको केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई वगैरह वगैरह भी आपको सब यूनिट, मतलब सॉरी जो आपकी आरबीआई वगैरह हमको यूनिट 5 में पढ़नी है। तो ये जो मूल सिद्धांत वगैरह है, अभी मैं आपको बताता हूं बेटा कि अर्थशास्त्र वगैरह में क्या होता है, तो यहां में क्या क्या पढ़ना है आपको ऑलरेडी बातें समझ आएंगे। पांचवी और जो इसके लास्ट यूनिट है, इसमें है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सी इकोनॉमिक्स आपकी? आपको पता है कि इकोनॉमिक्स आपकी दो होती हैं, एक माइक्रो एक मैक्रो, ठीक है। एक आपका सूक्ष्म अर्थशास्त्र होता है, बात आपको समझ में आ रही, ठीक है। पहले भी मैंने आपको शायद बताया होगा, ठीक है। तो इसमें हमारा जो मुझे यहां पर हमें देखने हैं, जो हमें यहां पर देखने हैं, वो हमें यहां पे मैक्रो इकोनॉमिक्स देखनी है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, इसकी दायरे क्या है, मुद्दे क्या है, ठीक है। यही हमें थोड़ा राष्ट्रीय आय के बारे में देखना है। इसमें कुछ इसमें प्रिंसिपल दे रखे हैं, जैसे आपका केनेसियन का आपका सिद्धांत इसमें दे रखा है, ठीक है। उपभोक्ता कार्य क्या है, गुणांक की अवधारणा क्या होती है, ठीक है, धन और बैंकिंग, ये सब बातें इस बात की दे रखी है। यूनिट नंबर किसमें आपका ये 5 में है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी आपकी इकोनॉमिक्स के आपके सिद्धांत होते हैं, वो सिद्धांत भी आपको इसमें दे रखे हैं। क्या आपको ये बात क्लियर होगी? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये आपकी 5 यूनिट है। अगर इसको हम अगर देखते हैं ना, तो कठिन तो नहीं है ये। कठिन लग रहा है क्या? कठिन कुछ नहीं है। 2019 में जब ये फॉर्म आया था, इसमें कट ऑफ जनरल कैटेगरी में 40 के आसपास गई थी, आप चेक करना, और कैटेगरी में 36 नंबर कट ऑफ गई थी इसमें। बात आपको समझ आ रही है? तो केवल क्वालिफाई करना है। हाल में नहीं कह रहा हूं कि इस बार भी इतना ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, है? नहीं टाइपिंग में कुछ नहीं है इसमें, एग्जाम निकालना बस, टाइपिंग में कुछ नहीं है इसमें। पेपर एक ही आएगा, देखो पेपर इसमें एक ही आएगा। पार्ट 1, 2, 3 तो सबको करना होगा, फिर उसके पीछे आपका पार्ट बी लगा होगा, उसका आगे लिखा होगा इकोनॉमिक्स, फिर इसके आपके कुछ प्रश्न होंगे ये वाले, फिर उसके नीचे फिर पार्ट बी लिखा होगा किसके लिए? कॉमर्स वालों के लिए, फिर उसके क्वेश्चन होंगे, और फिर लास्ट में आपका एजी का लिखा होगा, आगे पीछे जो भी होगा मतलब, फिर उसके क्वेश्चन होंगे। तो एक वाला तो सबको करना होगा, बाकी सबको अपने अपने पार्ट करने होंगे, पेपर एक ही होगा, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। हो सकता है पेपर अलग अलग आ जाए, मैं ऐसा कह नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है कि शायद जैसा सिलेबस में दे रखा है तो शायद ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन ऐसे में पेपर थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मैं कह नहीं सकता। भले आप जो भी होगा, तो हो सकता है इकोनॉमिक्स वालों के लिए ऐसा है। बाकी ये क्वेश्चन एक्चुअली आप देखो, जब आधे क्वेश्चन सेम होते हैं ना किसी भी पेपर में, तो फिर पेपर अलग अलग नहीं बनता है, पेपर एक ही बनता है। फिर आपने देखा होगा ना, जब भी आपके आधे पेपर अगर 50% पेपर अगर सेम है ना, और 50% पे आपके अलग अलग है, फिर पेपर अलग अलग नहीं बनते हैं, फिर पार्ट करके पेपर बनता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें आपका पेपर आपका सबके लिए आपका एक ही बनेगा, ठीक है। देखो अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान देना आपको, ये वाला पोर्शन आपके लिए इजी रहेगा इसमें। इसके अलावा मेरे ख्याल से ये पोर्शन इजी रहेगा, 2 पोर्शन आपके यहाँ पे इजी रहेंगे, बाकी थोड़ी बहुत तो हमको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी होगी ना। अगर किसी की इकोनॉमिक्स कमजोर है, फिर उसको थोड़ा 5 में मेहनत करनी होगी। यहां तक बात सब पसंद आ गई है, ठीक है। अब हम कहानी की शुरुआत करते हैं, हम यूनिट नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे, सिलेबस बाय सिलेबस हम चलेंगे, ठीक है। 3 महीने का हमारे पास टाइम है, इनफ टाइम होता है 3 महीने का, बहुत इनफ टाइम होता है। एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है हमको बस, अरे एक ही सब्जेक्ट में पढ़ना है,
3 महीने के अंदर तो कितने सब्जेक्ट तैयार हो जाते हैं? एक पढ़ना है, लेकिन बस ये है कि डिटेल से पढ़ना है, ऐसा उड़ाने वाला नहीं करना है, डिटेल से हमको पढ़ना, ठीक है। लिखेंगे बेटा हम यूनिट नंबर 1, इकाई नंबर 1 से हम यहां पे शुरुआत करते हैं। यूनिट नंबर 1 से हम यहां पे शुरुआत करते हैं, ठीक है। इसमें अतुल केवल 3 महीने की मेहनत है, आपको मैं रियली बता रहा हूं, और किसी एग्जाम में आपको इतना आसान नहीं मिलेगा, जहां की आपको, चलो अब मैं बहुत अगर अधिक मान लू तो आप मान के चलना 45 से 50 नंबर, इतने में सिलेक्शन निश्चित होगा। बात पसंद आ रही कि नहीं आ रही? 45 से 50, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। अब मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, मैं इतना भी नहीं है। क्या कह रहे हो? 5, 4 थोड़े, 4 तो वीडियो का होता है, 4 तो वीडियो बीपीडीओ का होता है, ये तो उसके ऊपर है, लेवल 5 में है ये, और पोस्ट भी बहुत दमदार पोस्ट है, याद रखना ये। और एक बात और बताऊं, इसका जो प्रमोशन है, प्रमोशन ये लेवल 5 के बाद जब लेवल 6 में जाता है ना, तो ये सीधे सीधे ये पीसीएस रैंक पहुंचता है, क्योंकि बीच में पोस्ट ही नहीं है, पद नहीं है, कोई पद नहीं होता बीच में कोई। इसके अगला जो प्रमोशन है ना, वो लगभग पीसीएस रैंक पे होता है। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि क्या रैंक पे होता है, लेकिन इतना मुझे पता है कि इसका अगला प्रमोशन जो है वो लगभग पीसीएस रैंक पे होता है, जितना मैंने इसका पढ़ा है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी बेटा पोस्ट है, 3 महीने दबा के तैयारी करने का है, ठीक है ना, कुछ नहीं देखना है, अच्छी बात है। बहुत कम लोग, देखो कम ही लोग पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे भी कम ही लोग होते ही कम लोग हैं, तो कहां से पढ़ेंगे ज्यादा लोग? बात सबको समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब बेटा हमें यहां पे स्टार्ट करना है, लिखो पहली यूनिट पे हम बात करेंगे। पहली यूनिट पे क्या बताया मैंने? पहली यूनिट पे का नाम क्या था? भारतीय अर्थव्यवस्था। चलो ये इंट्रो पार्ट हो गया इसका, अब आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। लिखो भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, चलो पहले तो हम जरा ये समझ लेते हैं, जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था को हम पढ़ते हैं तो भाई हमारे पास हमेशा 2 शब्द होते हैं, 2 शब्द होते हैं। देखो बेसिक तो आपको पता ही है, मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करा ताकि हमारा जुड़ जाए सब चीजें। 2 बेटा आपके शब्द होते हैं, एक शब्द आपका पहला, इसे हम बोलते हैं अर्थव्यवस्था। चलो अर्थशास्त्र पे एक होता आपका अर्थशास्त्र, एक होता है, ठीक है, और एक शब्द आपकी होती है क्या? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था कितना बढ़िया है, देखो एक साइड कहां आपको 10-12 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एक साइड कहां केवल एक सब्जेक्ट पढ़ना है कि नहीं है, और कट ऑफ भी इसकी 50% जानी है। अब बताओ अगर इसकी तैयारी बच्चे नहीं करेंगे तो कैसे एक हम सोच सकते हैं कि बेहतर जॉब मिल पाएगी हमें, ना? तो मेरे ख्याल से आराम से करना चाहिए। देखो सबसे पहली बात, देखो आप एक शब्द आपका अर्थशास्त्र है, एक शब्द आपकी अर्थव्यवस्था है, इसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स, इसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स, और इसे हम बोलते हैं इकोनॉमी। ये आपको पता है, इकोनॉमी इसे हम कहते हैं, ठीक है। क्या अंतर होता है इन दोनों बातों में रवि? इन 2 बातों में कुछ अंतर होता है कि दोनों एक ही हैं? ये तो बता दो, क्या ये दोनों बातें एक ही हैं या एक ही हैं? अलग अलग होती, अलग अलग होती है, ठीक है। कभी मैंने आपको समझाया होगा, जैसे बेटा आपका एक शब्द होता है आपका पॉलिटिक्स, और एक शब्द आपका होता है पॉलिटी, ठीक है। तो इन दोनों में क्या फर्क होता है? इन दोनों में क्या फर्क होता है? पॉलिटिक्स का बेटा मतलब है, पॉलिटिक्स का मतलब है जैसे आपके गांव का एक प्रधान है, आप गांव के, आपके गांव के एक प्रधान है, ठीक है। वो इलेक्शन जीतने के लिए जो काम करता है ना, भले वो झूठ बोल रहा है, दारू बांट रहा है, मुर्गा बांट रहा है, ठीक है, किसी को पैसे दे रहा है, वो जो भी कर रहा है, भाषण दे रहा है, फालतू में कुछ भी बोल रहा है, मैं ये करा दूंगा, सबकी पेंशन लगवा दूंगा, सबको बीपीएल में ले आऊंगा, वटएवर जो भी कर रहा है वो सब क्या है? आपकी पॉलिटिक्स है, ठीक है। लेकिन जब वो बंदा प्रधान बन जाएगा, अब प्रधान के कुछ कार्य होते हैं, कुछ कर्तव्य होते हैं, किस तरह से वो काम करता है, क्या क्या उसकी शक्तियां होती हैं, क्या क्या पावर उसके पास होती है, वो हमारे क्या कहलाता है? पॉलिटी कहलाता है। इतनी बात आपको समझना, ठीक है। सेम ऐसा ही हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हमारे सिलेबस में क्या है? क्या सर इकोनॉमिक्स है? नहीं, सिलेबस में हमारी इकोनॉमी है। बात सब पसंद आ गया, ठीक है। सर कौन सी इकोनॉमी?
भाई इकोनॉमी तो सभी देशों की होती है ना, भाई अमेरिका की अपनी इकोनॉमी होगी, जापान की अपनी इकोनॉमी होगी, हमें किसकी इकोनॉमी पढ़नी है? इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है हमें भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ना है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब जब भारतीय अर्थव्यवस्था को हम पढ़ते हैं तो एक बात आपको मैं मोटा मोटा बताता हूं, ठीक है। अर्थशास्त्र में हमारे दो शब्द छिपे हैं, ये मुझे पहले से पता है। एक शब्द बेटा आपका यहां पे अर्थ और एक शब्द आपका यहां पे शास्त्र, बेसिक बातें हैं। अर्थ का मतलब यहां पे होता है धन से, आप जानते हैं, ठीक है। और शास्त्र का मतलब इस बात से होता है अध्ययन से, इसका मतलब होता है अध्ययन, ठीक है। तो भाई अर्थशास्त्र का बड़ा बेसिक मतलब आपका क्या हो गया है? धन का अध्ययन। धन का अध्ययन से बेसिक इसका मतलब है। अर्थशास्त्र का बेसिक मतलब क्या है आपका? धन का अध्ययन, इसका आपका बेसिक मतलब है, आप ही याद रखना, ठीक है। चलो अब दूसरी बात, धन का बेटा जो अध्ययन हम करते हैं ना, ये कुछ सिद्धांतों के हिसाब से होता है कि भाई धन का प्रवाह कैसे होता है, धन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास कैसे पहुंचता है, किस तरह से बेटा हमारे देश के अंदर धन का वितरण होता है, किस तरह से सरकार पैसे छापती है, क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। ये सब बातें कुछ सिद्धांतों के अनुसार होती है, कुछ प्रिंसिपल काम करते हैं। इसीलिए जो इकोनॉमिक्स है, जिसे हम धन का अध्ययन कह रहे हैं, ये बेटा आपका क्या होता है? धन का एक तरह से सैद्धांतिक ज्ञान होता है। ये सैद्धांतिक ज्ञान, ये जो है धन का सैद्धांतिक ज्ञान होता है, मैंने आपको ये बताया, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अब क्या दूसरी बात करते हैं हम इंडियन इकोनॉमी की। भाई इंडियन इकोनॉमी का बेसिक मतलब मैंने आपको क्या बताया है। इससे बेटा आपके दो शब्द फिर से हैं, एक शब्द आपका है अर्थ, दूसरा शब्द क्या है आपका? व्यवस्था। भाई अर्थ का मतलब फिर से अर्थ का ही है। अर्थ मतलब फिर से किस बात से है भाई? यहां तो फिर से आपका धन से ही मतलब है, ठीक है। और व्यवस्था का मतलब यहां पे है मैनेजमेंट करने से, यानी कि व्यवस्था से, ठीक है। किससे मतलब है यहां पे? व्यवस्था करने से। तो एक तरह से अगर हम कहें तो अर्थ जो व्यवस्था है, पता है क्या है? हमने अर्थशास्त्र में जो भी हमने अध्ययन किया है ना, जो भी हमने अध्ययन किया है, जो भी हमने सिद्धांत पढ़े हैं, इनको हमें प्रैक्टिकली यूज करना। यहां हमने पढ़ा कि भाई धन का वितरण कैसे होता है, ठीक है। हमने पढ़ा कि महंगाई को कम करने के लिए लॉरेंज भाई साहब ने क्या बोला, मैंने ऐसे मान लिया ऐसा, ठीक है। फिलिप्स वक्र क्या कहता है, हमने ऐसा पढ़ लिया, ठीक है। अब बात ये देखो, उसको अप्लाई कर देना एक्चुअल में, एक्चुअल में उसको क्या करना है? अप्लाई कर देना, ठीक है। मतलब महंगाई को कम कर देना, बेरोजगारी को कम कर देना, कीमतों को कम कर देना, ठीक है। तो ये जो अर्थव्यवस्था है, बेसिकली ये जो आपका अर्थशास्त्र है, इसका बेटा क्या होता है? ये एक तरह से थियोरेटिकल नॉलेज है। ये बेटा आपका है सैद्धांतिक, बात आपको समझ आ रही है? सॉरी, ये आपकी थियोरेटिकल नॉलेज, और ये क्या है आपका? प्रैक्टिकल नॉलेज है। प्रैक्टिकल नॉलेज है ये, बात आपको समझ आ रही है? ठीक है। ये बेटा आपका ये एक तरह का व्यवहारिक ज्ञान है। व्यवहारिक, ये व्यवहारिक ज्ञान है किसका? किसका नहीं है? अर्थव्यवस्था, यानी धन का। धन को बेटा हमें किस तरह से अपने व्यवहार में लेके आना है, किस तरह से उसका मैनेजमेंट करना है, ये हमारा जो ज्ञान है वो कहलाएगा धन का व्यवहारिक ज्ञान। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तेरे बात को हम समझने का यहां पे प्रयास करते हैं, ठीक है। चलो अब बेटा यूनिट 1 के अंदर कुछ हमने बेसिक बातें करी हैं। अब हम अपने सिलेबस को थोड़ा पकड़ते हैं, सिलेबस को हम थोड़ा पकड़ते हैं। सबसे पहले अब सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चीजों को पकड़ के चलेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है, इसमें लिख लो सबसे पहली बात, ठीक है। लिखो अर्थव्यवस्था की बेटा कुछ बुनियादी बातें करते हैं। लिखो इसकी बुनियादी अवधारणा, बुनियादी अवधारणा, इसकी हम कुछ बुनियादी अवधारणा की बात करते हैं, ठीक है। मतलब अपने सिलेबस के अनुसार, सिलेबस के अनुसार बुनियादी अवधारणाओं में हम क्या देख रहे हैं सर?
अर्थव्यवस्था, पहली यूनिट का मैंने पहला टॉपिक उठाया है अर्थव्यवस्था, ठीक है। लिख लो सबसे पहले अर्थव्यवस्था की प्रकृति और इसके क्षेत्र। अर्थव्यवस्था की प्रकृति एंड इसके क्षेत्र, यह आपका पहला टॉपिक आ गया है अपने सिलेबस का। अर्थव्यवस्था की हमारी जो प्रकृति है और इसके क्षेत्र है, हम उस पर बात कर रहे हैं अब, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। चलो सबसे पहले बेटा में जब हम अर्थव्यवस्था की प्रकृति और इसके हम क्षेत्र की बात करते हैं तो एक बात आप ध्यान रखना, थोड़ी बात मैं आपको और बताता हूं। मैंने बेटा अभी आपको बताया था कि जो अर्थ, एक बात देखो फिर से, अभी आपको बताया था कि जो अर्थशास्त्र है, मैंने बेटा बताया था आपको ये धन और किसका अध्ययन है, धन और शास्त्र से ही मिलकर बना हुआ है। मैंने अभी आपको बताया था, यानी कि जो धन का अध्ययन है उसे हम अर्थशास्त्र एक तरह से कह रहे हैं, जिसको बेटा हम लोग दूसरी भाषा में बोलते हैं इकोनॉमिक्स। एक बात याद रखना, मैंने आपको बता दिया है, इकोनॉमिक जो शब्द है ये भी दो शब्दों से बेटा मिलकर बना हुआ है। इकोनॉमिक जो शब्द है ये भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द इसमें आपका है, ठीक है बेटा, एक्चुअल में दो ग्रीक भाषा के शब्द हैं जिसको हम यहां इकोनॉमिक्स बोलते हैं, उसे बेटा कहा जाता है, लिखो इसको बेटा ग्रीक भाषा में, चलो पहले ऐसे लिख लो, अच्छा इसे हम ग्रीक भाषा में इस इकोनॉमिक्स को, जहां हम यहां इकोनॉमिक्स कहते हैं, इसी को ग्रीक भाषा में ओइकोनोमिया कहा जाता है। ओइकोनोमिया, ऐसे ओइकोनोमिया, ग्रीक भाषा में इसे ओइकोनोमिया कहा जाता है। ओइकोनोमिया भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। एक शब्द आपका इसमें है ओइकोस, दूसरा बड़ा शब्द इसमें आपका है नोमस। ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है और ये भी ग्रीक भाषा का एक शब्द है, ठीक है। ओइकोस का जो अर्थ होता है, ओइकोस का अर्थ, एक बात लिख लो, ओइकोस का बड़ा अर्थ होता है घरेलू। ओइकोस का अर्थ है घरेलू, और नोमस का अर्थ होता है प्रबंधन। नोमस का अर्थ क्या होता है आपका, प्रबंधन, ठीक है। नोमस का अर्थ है प्रबंधन। तो इसका मतलब जो इकोनॉमिक्स है, जिसे हम ग्रीक भाषा में ओइकोनोमिया कह रहे हैं, इसका सर मतलब क्या हो गया, एक तरह से घरेलू प्रबंधन। आप थोड़ा एग्जाम में पूछ सकता है कि जो ओइकोनोमिया है ये शब्द कहां से लिया गया है, तो ये शब्द हम देख रहे हैं बेटा कहां से लिया गया, ये आपका ग्रीक भाषा से ये शब्द लिया गया है, याद रखना, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अब देखो, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओइकोनोमिया से मुझे उतना मतलब नहीं है, मुझे बेटा मतलब अपना इकोनॉमिक्स से है, यानी कि अर्थशास्त्र मुझे मतलब है। हेडिंग लिखो अर्थशास्त्र, मुझे इससे मतलब है। अर्थशास्त्र पर बात करता हूं तो भाई अर्थशास्त्र के लिए एक बात जो सबसे आसान भाषा में कही जाती है कि यह सामाजिक विज्ञान की बेटा क्या एक शाखा है। लिख लो पहली बात, जो अर्थशास्त्र है, हमारी पहली यूनिट का पहला टॉपिक मैंने स्टार्ट किया है अर्थशास्त्र, ठीक है। लिख लो अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान की शाखा है। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। एक बात आप जरा ये समझना, ठीक है। देखो भाई, सामाजिक विज्ञान का मतलब सर क्या होता है, दो बातें समझाता हूं आसान भाषा में, ठीक है। जरा बात समझो, देखो सामाजिक विज्ञान का बेसिक मतलब यह है
अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का आपका यहां पे अभी देखो इसमें एक नाम आता है, आपने सुना होगा एक नाम, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एडम स्मिथ का। इसका नाम सुना होगा आपने, एडम स्मिथ का। अगले लाइन पे वही आपको बताने वाला हूं फिलहाल। बट ये क्या है, एक सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है, मैंने आपको बताया भाई। सामाजिक विज्ञान का सीधा सा मतलब क्या है, जिसका अलग अलग जगह पे ठीक है प्रभाव जो है वो अलग अलग होता है। बात आपको समझ आ रही है, लिखो जिसका प्रभाव अलग अलग जगह पे क्या होगा, ये अलग अलग होगा। जिसका प्रभाव अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, सामाजिक विज्ञान। एक तरह से आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो सर, किसका प्रभाव अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है? तीन चीजों का प्रभाव अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, ठीक है सर। कौन तीन चीजें हैं? सबसे पहली चीज है उत्पादन। सबसे पहली चीज क्या होती है? उत्पादन। सबसे पहली चीज है उत्पादन, ठीक है। हर जगह का बेटा उत्पादन अलग अलग है। हमारे यहां धान का उत्पादन अलग तरह से होता है, अल्मोड़ा में अलग तरह से होता होगा, उत्तरकाशी में अलग तरह से होता होगा, पश्चिम बंगाल में अलग तरह से होता होगा, ठीक है सर। ये उत्पादन क्या होता है? उत्पादन का बेसिक सा मतलब है भाई, सुई से लेकर के संबल तक हम जितनी भी चीजें पैदा करते हैं वो सब उत्पादन कहलाता है। बात आपको समझ में आ रही है? उत्पादन का मतलब मैंने क्या बताया भाई, सुई से लेकर संबल तक हम जितनी भी चीजें बनाते हैं वो सब क्या कहलाती हैं? उत्पादन कहलाती हैं। याद रखना, मैंने कहा जो अर्थशास्त्र है ये सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। सामाजिक विज्ञान की एक शाखा कहने का मतलब क्या है यहां मैंने इसका मतलब है जिसका प्रभाव अलग अलग जगह पे अलग अलग आपको दिखाई देगा, ठीक है। समाज का विज्ञान। बात आपको सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत अच्छी बात है। जिसका प्रभाव अलग अलग जगह पे अलग दिखाएगा। इसमें पहला आपका है उत्पादन, जिसका हमें अलग अलग जगह प्रभाव अलग अलग दिखेगा। दूसरा है उपभोग, ठीक है। दूसरी बड़ी चीज क्या है आपका? उपभोग यानी कंजप्शन। सर ये उपभोग का मतलब क्या है भाई? उपभोग का मतलब है सीधी सी बात, खर्च करना या खर्च होना। बात आपको समझ में आ रही है? खर्च करना या मैंने बताया आपको खर्च होना। खर्च करना या फिर खर्च होना। और तो बात समझ में आ रही है? देखो तो सर क्या मतलब है इस बात का? हम जितना भी खर्च करते हैं, भाई मैं मार्केट गया, मैंने 200 रुपए खर्च कर दिए, तो भाई वो 200 रुपए जो है ना, मैंने उससे क्या कर लिया? उपभोग कर लिया, ठीक है। मैंने खर्च कर दिया है, ठीक है। और कुछ चीजें बेटा अपने आप खर्च हो रही हैं। जैसे मैंने टी शर्ट पहनी है, भाई कुछ टाइम के बाद जो टी शर्ट है ये धीरे धीरे बेटा खर्च हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, घिस जाएगी, फट जाएगी। तो इसका मैंने क्या कर लिया? उपभोग कर लिया है, ठीक है। तो जितना भी खर्च होता है उसे हम क्या बोलेंगे? उपभोग। या बेटा आप कह सकते हो जो भी चीज आपकी खत्म हो जाती है, हमने क्या कर लिया? उसका उपभोग कर लिया है, तभी वो खत्म हुई है। अभी आप जिस चेयर बैठे हैं, कुछ टाइम बाद बड़े चेयर टूट जाएगी। हमने खाया तो नहीं इसका, लेकिन उपभोग कर लिया हमने इसका। बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? हमने क्या कर लिया? इसका उपभोग कर लिया, ठीक है। अब बात समझते हैं। तीसरी बड़ी चीज होती है, तीसरी, इसे हम कहेंगे वितरण। ठीक है, वितरण हमारी थर्ड चीज है। सर ये वितरण से क्या मतलब है? सर वितरण का सीधा सा मतलब है वस्तुओं को बांटना। वितरण का तो मतलब क्या है? वस्तुओं को बांटना। जब भी हम वस्तु को बांटते हैं तो अर्थव्यवस्था में उसे हम क्या बोलेंगे? वितरण कहेंगे। वितरण का बेसिक मतलब है वस्तुओं को बांटना। देखो बेसिक चीजें बेटा हमें पता होनी चाहिए है, जब ही जाकर के मैं इस एग्जाम को क्रैक कर पाऊंगा। बात आपको सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। और 3 महीने का टाइम हमारे पास है, बहुत ऑथेंटिक बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा मैं इसमें एक काम और करूंगा। देखो जैसे मैंने कोई टॉपिक मैंने कंप्लीट किया,
फिर उस टॉपिक से रिलेटेड मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा। उस टॉपिक से रिलेटेड क्या कराऊंगा, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, है ना, ताकि हमारा कुछ भी ना छूटे इसमें। बात आपको समझ में आ रही है? चिंता करने का नहीं है, बेहतरीन काम होगा। अब देखो, तो भाई मैंने आपको समझाया कि जो अर्थशास्त्र है ये सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। सामाजिक विज्ञान का सर मतलब क्या है भाई, जिसका प्रभाव अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग दिखेगा। उत्पादन का प्रभाव को अलग अलग जगह पे अलग अलग आपको दिखेगा, उपभोग का प्रभाव अलग अलग जगह पे अलग आपको दिखेगा, और वितरण का प्रभाव भी आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग दिखेगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे खाने पीने की बात नहीं हो रही है, ये बेटा बात हो रही है सरकार की। सरकार कैसे वितरण करती है? देखो भाई, सरकार गरीबों को बेटा फ्री में क्या देती है, राशन देती है, मकान देती है, लोन देती है। ये उस वितरण की बात है, मैं तो समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। बांटना, चीजों को बांटना, बांटने का मतलब यहाँ पे ये थोड़ा हो रही है, बांटने का मतलब सरकार किस तरह से बांटती है, ये उन बातों में बात हो रही है। ठीक है, चलिए अब देखो, तो ये अर्थव्यवस्था के लिए एक नाम बेटा आता है एडम स्मिथ का। एडम स्मिथ का एक नाम आता है। इन भाई साहब ने क्या बोला, जरा एक बात ये भी लिख लेते हैं। ठीक है, एडम स्मिथ भाई साहब ने बोला कि जो अर्थशास्त्र है ना, ये धन का विज्ञान है। क्या बोला उन्होंने, ये धन का विज्ञान है। तो एडम स्मिथ साहब ने एक अलग बात कही थोड़ी, जहां ये बोल रहे थे कि सामाजिक विज्ञान है, जो पूर्व धारणा चली आ रही थी, इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने क्या कहा, एडम स्मिथ साहब ने कहा, एडम स्मिथ इनने कहा जो अर्थशास्त्र है ये धन का विज्ञान है, साइंस ऑफ मनी, धन का विज्ञान है। वेरी गुड। ठीक है, किसका विज्ञान बोला उन्होंने, धन का विज्ञान है। ठीक है सर, क्या मतलब है धन के विज्ञान होने का? एक बात इसके नीचे लिख दूंगा, क्या मतलब है धन के विज्ञान होने का? मतलब क्या है, अर्थात किसी देश की अर्थव्यवस्था, धन का विज्ञान का मतलब क्या है, अर्थात किसी देश की अर्थव्यवस्था, किसी देश की अर्थव्यवस्था, अर्थात लिखो, किसी देश की अर्थव्यवस्था वस्तुओं और सेवाओं द्वारा उत्पन्न धन। ठीक है, लिखो, किस देश की अर्थव्यवस्था, ठीक है, लिखो, किसी देश की अर्थव्यवस्था वस्तुओं, अर्थव्यवस्था वस्तुओं, ऐसे लिखो, वस्तुओं और सेवाओं, वस्तुओं और सेवाओं द्वारा उत्पन्न धन। भाई धन का उत्पादन हम कैसे करेंगे, या तो भैया वस्तुओं से होगा, वस्तुओं को बेचकर होगा, या जैसे भी होगा, या बेटा क्या होगा, सेवाओं को बेचकर होगा। सेवाओं को बेचकर मतलब भैया आपका जैसे डॉक्टर है अपनी सेवा बेचता, बेटा क्या लेता है, फीस लेता है, धन का उत्पादन होगा। ठीक है, तो धन के विज्ञान का मतलब यह है कि भाई कोई भी देश अपनी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के द्वारा जो धन का उत्पादन करता है ना, धन का उत्पादन करता है, इसकी व्यवस्था कैसे होती है, इसका मैनेजमेंट कैसे होता है, ये आपका है धन का विज्ञान। बात आपको समझ आ रही? ठीक है, साइंस ऑफ मनी। साइंस ऑफ मनी का सीधा सा मतलब बेटा आपका ये है कि वस्तुओं और सेवाओं के द्वारा कैसे धन पैदा होता है और उस धन को हम कैसे व्यवस्थित करते हैं। व्यवस्थित करने का मतलब रवि क्या है, व्यवस्थित करने का मतलब यह है रवि, जैसे मैंने अपने घर में वस्तुओं और सेवाओं को मैंने जितना बेचा और मैंने मान लिया महीने में 10,000 रुपए कमाए, अब उस 10,000 रुपए की व्यवस्था मैं कैसे करता हूं, कितनी की बेटा मैं बच्चों की फीस भरता हूं, कितने मैं दूध वाले को देता हूं, कितनी मैं फीस जमा करता हूं, ये क्या है, उस 10,000 रुपए की व्यवस्था है। ठीक है, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, साइंस ऑफ मनी कह रहे हैं। इतनी बात तो समझ आ रही नहीं आ रही है? वेरी गुड। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि किसी देश की अर्थव्यवस्था वस्तुओं और सेवाओं के द्वारा उत्पन्न धन की व्यवस्था किस तरह से करती है, उसी को हम बोलेंगे धन का विज्ञान। और ये बात किसने बोली है, एडम स्मिथ भाई साहब ने बोली है। एडम स्मिथ भाई साहब ने अपनी एक बुक लिखी है, उस बुक में इस बात को समझाया है, और इस बुक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक का नाम क्या है, द वेल्थ ऑफ नेशन। लिख लो, द वेल्थ ऑफ नेशन।
इस बुक का नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इन्होंने बेटा ये सबसे पहले बताया था, तो इसीलिए हम इनको लिख लो, इन्हें हम अर्थव्यवस्था का जनक कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? अर्थव्यवस्था का जनक। इन्हें हम बोलते हैं अर्थव्यवस्था का जनक। ठीक है, ये अर्थव्यवस्था के जनक है, अर्थशास्त्र के नहीं। अर्थशास्त्र का जनक, देखो समझो, अर्थशास्त्र का जनक रवि कौन है बता दो? अर्थशास्त्र का जनक। अर्थशास्त्र को सबसे पहले इसे समझाया था ना, कौन था? चाणक्य ने। बेटा कौन था वो? चाणक्य। ठीक है, चाणक्य बेटा मौर्य काल के अंतर्गत में आपने देखा होगा। ठीक है, उनकी बेटे किताब है अर्थशास्त्र, चाणक्य। अर्थशास्त्र के जनक है वो है चाणक्य। इस बात को भी आप थोड़ा सा यहां पे ध्यान रख लेना। ठीक है, यहां तक की बातचीत सबको समझ में आ गई नहीं आ गई है? अब जरा बात समझ देखो। अब हम बात करते हैं पहली यूनिट के पहले टॉपिक में बात करते हैं। लिखो जरा आगे बात करते हैं, लिखो अर्थशास्त्र की शाखाएं। इसके बेटा ब्रांचेज कितनी होती हैं? आज का लेक्चर हमारा बेसिक लेक्चर है, मतलब जो आपकी यूनिट फर्स्ट में दे रखा है। लिखो अर्थव्यवस्था की शाखाओं की बात करते हैं। अर्थव्यवस्था की शाखाओं की हम बात करते हैं। हाँ वही वाला। ठीक है, अर्थव्यवस्था की बेटा हम शाखाओं की बात करते हैं। शाखाएं, ब्रांचेस की हम बात करते हैं। अर्थव्यवस्था की बेटा आप जानते हैं कि दो शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं हैं इसकी? दो इसकी शाखाएं हैं, दो इसकी शाखाएं हैं। ठीक है, एक को हम बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी। देखो इसीलिए मैं कह रहा हूं इकोनॉमिक्स वालों के लिए एग्जाम ज्यादा आसान है। क्यों? ये हमने पढ़ा होता है पहले भी। जब हम किसी और एग्जाम की तैयारी करते हैं, पीसीएस की या जो भी हम करते हैं, वहां भी तो हम पढ़ते हैं चीजों को, लेकिन ये परिचय चल रहा है। आगे आगे इसमें गहराई आएगी। बात समझ रहे हो ना? अब परिचय तो परिचय ही होगा, परिचय तो परिचय ही होता है। जैसा आप रवि तुम है भाई, तुम्हारा परिचय तो सब जगह एक ही होगा ना। ठीक है, नाम भाई मैं यहां से हूं, ये तो आप जहां भी जाओगे एक ही से बताओगे, लेकिन आप हर किसी के साथ में एक जैसे थोड़ा रहोगे। बात आपका समझा लिया? ठीक है, तो परिचय जो है वो तो बेसिक एक जैसा ही है, लेकिन जैसे जो हम अंदर हम पहुंचेंगे ना टॉपिकों के अंदर, तो आपको बहुत सारे इसमें आपको अलग अलग टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? एक बार आपका होता है माइक्रो इकोनॉमी, यानी कि हम बोल रहे हैं इसको, इसे हम बोलेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र। कौन सा अर्थशास्त्र आपका? व्यष्टि। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र लिख लो। और दूसरा आपका इसमें होता है, लिखो मैक्रो इकोनॉमी, यानी समष्टि अर्थशास्त्र। मैक्रो इकोनॉमी, समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र आपका अर्थशास्त्र। एक बात आप ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो भाई, माइक्रो का अर्थ क्या है? माइक्रो का अर्थ क्या है? सूक्ष्म। भाई माइक्रो का अर्थ होता है हमारा सूक्ष्म। ठीक है, सूक्ष्म। अब बेटे यहां सूक्ष्म से मतलब क्या है? क्या यहां किसी छोटे बड़े से बात हो रही क्या? नहीं, यहां सूक्ष्म का बेटा मतलब यह है, जब भी हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन किसी एक के कॉन्सेप्ट में करेंगे, एक का कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे, किसी एक परिवार के बारे में हम पढ़ेंगे, या किसी एक फर्म के बारे में हम पढ़ेंगे, या कंपनी के बारे में हम पढ़ेंगे। बात आपको समझ आ रही है? ठीक है, किसी एक व्यक्ति के बारे में, एक परिवार के बारे में, एक फर्म के बारे में। सर क्या पढ़ेंगे भैया इनके बारे में? हम दो बातें। पहली बात, ये एक व्यक्ति, एक परिवार, एक फर्म। एक व्यक्ति, एक परिवार, एक फर्म, ये अपने पैसे कैसे कमाता है। और दूसरी बात,
ये आदमी अपने पैसे कैसे कैसे खर्च करता है, बस ये दो बात देखनी है। कैसे बेटा ये पैसे कमा रहा है और कैसे खर्च कर रहा है, बात आपको समझ आ रही है। लोकल भाषा में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। इसी को बेटा हम बोल देंगे बाद में जाकर के, पैसे कमाने का मतलब उत्पादन क्या कर रहा है ये आदमी, और पैसे खर्च करने का बेटा मतलब क्या हो गया, भोग कैसे कर रहा है ये, और वितरण कैसे कर रहा है ये। इन पे हम आगे चल की बात करेंगे। अभी मोटी मोटी बात क्या है, माइक्रो इकोनॉमी का मतलब एक व्यक्ति एक वस्तु, मतलब एक व्यक्ति एक परिवार या एक फर्म, एक कोई भी यूनिट एरिया हो सकता है, कैसे कैसे बड़ा पैसे कमा रहा है, कैसे कैसे पैसे वो खर्च कर रहा है, उपभोग कर रहा है। ठीक है, अब एक व्यक्ति एक परिवार की फर्म के बारे में सबसे पहले बेटा जिसने इसके बारे में अध्ययन किया था ना, उसी को इसका जनक कहते हैं, याद कर लेना। माइक्रो इकोनॉमी का जनक के तौर पर अल्फ्रेड मार्शल को माना जाता है। किसे मानते हैं इसको, अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल को इसका जनक मानते हैं, अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल को हम इसका जनक मानते हैं। ठीक है, जिसने हमें क्या बताया सबसे पहले, एक व्यक्ति एक परिवार एक फर्म के बारे में बातचीत करी है, इसे हम बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमी। दूसरी बेटा आपकी होती है मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो का मतलब क्या हो गया आपका, बड़ा। ये छोटा था, ये आपका बड़ा हो गया। अब यहां बड़े से क्या मतलब है, 100 किलो 200 किलो ऐसा कोई मतलब है क्या? बड़े से बेटा मतलब क्या है यहां पे, जब हम बात करेंगे एक जिले स्तर पर, हम बात करेंगे एक जिले के स्तर पर, या बेटा हम बात करेंगे एक राज्य के स्तर पर, या हम बात करेंगे एक देश या राष्ट्र के स्तर पर जब हम बात करेंगे। ठीक है, देश या फिर क्या, राष्ट्र के स्तर पर जब हम बात करेंगे। रही बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो अब आप बोलोगे सर ये यहां पे इससे नीचे तहसील स्तर नहीं आ सकता है क्या? वो भी आ सकता है। एक तहसील के अंदर कई कंपनियां हो सकती हैं। बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो बस मैंने वैसे बता दिया, मोटी मोटी बात आपकी ये है। अगर एक छोटा गांव है, मैंने मान लिया एक गांव है, उस गांव के अंदर 2 फैक्ट्रियां लगी हुई है या 4 फैक्ट्रियां लगी हुई है, तो वो भी तो फिर एक फैक्ट्री का दिन नहीं है ना, वो तो फिर ज्यादा का हो गया ना। तो भाई भले ही गांव है, लेकिन मेरा क्या किसमें आएगा आपका, मैक्रो इकोनॉमी में आएगा। इतनी बात क्लियर हो रही है? ठीक है, अब बात यह है सर क्या हमें पढ़ना है, क्या भाई एक देश एक राष्ट्र कैसे कैसे पैसा कमाता है और कैसे कैसे पैसा ये खर्च करता है, इतनी बातचीत यहां पे है। ठीक है, कैसे कैसे ये पैसा कमाता है, कैसे खर्च करता है, मतलब कैसे उत्पादन कर रहा है ये कोई भी देश है, क्या क्या इसके उत्पादन के सोर्सेज हैं, और कैसे ये इनको खर्च कर रहा है, ये 2 बातें यहां पे। अब जरा एक बात आप और समझना, देखो इसका अध्ययन सबसे पहले एक आदमी ने किया था, उसी आदमी को इसका हम जनक कहते हैं। कौन था? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, लिखो जॉन मेनार्ड किन्स। जॉन मेनार्ड किन्स वो आदमी है, जॉन मेनार्ड किन्स, जॉन मेनार्ड किन्स वो आदमी है जिसको हम समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहेंगे। ऐसे छोटे छोटे फैक्ट आपसे कभी पूछ लिए जा सकते हैं, तो इन बातों का हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। यहां तक की बातचीत सबको समझ में आ गई, नहीं आ गई है भाई? कोई दिक्कत नहीं किसी को, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो मैंने देखा अर्थव्यवस्था की शाखाएं में, कितनी शाखाएं मैंने कहा इसकी, 2 शाखाएं हैं। एक कौन सी है, एक कौन सी आपकी माइक्रो इकोनॉमी है। माइक्रो मतलब सूक्ष्म लेवल पर एक व्यक्ति एक परिवार एक फर्म, और समष्टि में जिला राज्य या देश किस तरह पैसे कमाता है, किस तरह खर्च करता है। ठीक है, लेकिन अभी तो मोटी मोटी बातों मैंने आपको ये 2 बातें लिख दी हैं। यहां बेटा हम लोग देखेंगे मेनली यही हम हिस्सा पढ़ना है हमें। मेनली बेटा कौन सा पढ़ना होता है, मैक्रो इकोनॉमी। यही हम देखेंगे कि राष्ट्र के लेवल पर, ठीक है, किस तरह बेटा आपकी कीमतें बढ़ती है, किस तरह घटती है, किस तरह बेरोजगारी बढ़ती है, किस तरह गरीबी बढ़ती है, किस तरह बेटा सरकार कंट्रोल करती है, वो सब बात हम यहीं पे देखते हैं। इतनी बात क्लियर हो रही है? ठीक है, अब तो अर्थव्यवस्था के 2 क्षेत्र, एक आपका माइक्रो, दूसरा कौन सा है आपका मैक्रो, मैंने आपको बताया। ठीक है, अब बेटा थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लिखो ये हमने अर्थ
थोड़ा बड़ा आगे बढ़ते, लिखो अर्थव्यवस्था, एक बार फिर से लिखो, अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी, इकोनॉमी की तरह हम बात करते हैं, एक लाइन और लिखते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, जहां हमको मेन पढ़ना है, मैंने आपको अभी बताया था, हमें बेटा बेसिकली हमें क्या पढ़नी है, इकोनॉमी, और वो कौन सी, इंडियन, बेसिकली हमें इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है। अगर बेटा हम अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी की बात करते हैं तो आप सीधी सी बात बेटा समझ सकते हैं, अर्थव्यवस्था क्या एक तरह से एक सिस्टम है, ये अर्थव्यवस्था बेटा क्या होता है, एक तरह से एक सिस्टम है, ये लिख लो, ये बेटा एक सिस्टम है एक तरह से, इसी को तो हम व्यवस्था कह रहे हैं, व्यवस्था है ये, ठीक है, सिस्टम यानी कि व्यवस्था। सर इस व्यवस्था में हमें क्या देखना है, इस अर्थव्यवस्था के अंदर हमें क्या देखना है, इसमें तो हमें एक बात देखनी है कि धन का जो प्रवाह है ना, प्रवाह वो कैसे हो रहा है। हमें क्या बात देखनी है कि धन का प्रवाह कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, हमें देखना है धन का प्रवाह कैसे हो रहा है। कैसे हो रहा है का फिर मतलब क्या है, मतलब बेटा ये है कि एक जो हमारा व्यक्ति है, कोई एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास ये जो धन है वो किस तरह से पहुंच रहा है, सीधा मतलब इसका ये है, ठीक है भाई। आपका जो एक व्यक्ति है, इस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जो ये धन है ये कैसे पहुंच रहा है, कैसे पहुंचता है, ठीक है। तो इसी बात को मैं, यही जो चीज है ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, तभी क्या ये एक सिस्टम है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास धन कैसे पहुंचता है, और इसी सिस्टम का जो अध्ययन है बेटा वो क्या है, आपका इकोनॉमी है, ठीक है। इसी सिस्टम का जो अध्ययन है वो इकोनॉमी है। आप एक बात ये ध्यान रखेगा, बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। अब तो बेटा एक बात यहां पे आप और लिखो, एक बात इसके नीचे लिखो जरा, एक बात लिखो, अर्थव्यवस्था वह संरचना है, ये तो नॉर्मल समझाने वाली बात हो गई है, लिखो अर्थव्यवस्था वह संरचना है, अर्थव्यवस्था वह संरचना है, अर्थव्यवस्था वह संरचना है जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया जाता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था वह संरचना है, ये संरचना स्ट्रक्चर है, संरचना है, ये वह संरचना है जिसके अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधियों सभी जो आर्थिक गतिविधियां हैं, सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था को देखो हम कई रूप में देख रहे हैं। सबसे पहले सबसे बेसिक बात मैंने आपसे ये बोली कि भाई अर्थ प्लस व्यवस्था, अर्थ का मतलब धन, व्यवस्था का मतलब उसकी व्यवस्था करना, ठीक है। मैंने बताया अर्थशास्त्र का ये क्या है, एक तरह से जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो आपकी अर्थव्यवस्था है। पहली बात मैंने आपको ये समझाई, ठीक है। फिर बेटा दूसरी बात मैंने आपको ये समझाई कि अर्थव्यवस्था जो है वो एक सिस्टम है जिसमें हम देखते हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास पैसा कैसे पहुंचता है, अर्थव्यवस्था है। अब मैं एक बात और बोल रहा हूं, ये अर्थव्यवस्था ही है। एक बात मैं और ये बोल रहा हूं कि अर्थव्यवस्था में एक ऐसा स्ट्रक्चर है ये जिसमें सभी प्रकार की जो आर्थिक गतिविधियां इनका संचालन होता है। सर क्या संचालन होता है, कौन आर्थिक गतिविधियां हैं? बेसिकली बेटा आपकी अर्थव्यवस्था के अंदर 4 आर्थिक गतिविधियां होती हैं। कितनी आर्थिक गतिविधियां होती हैं? 4 आर्थिक गतिविधियां होती हैं। देखो अब मैं अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे गहराई में लेकर के जा रहा हूं, तभी तुम्हें ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। सबसे पहले सबसे मोटी बात मैंने आपसे ये बोला कि अर्थशास्त्र का जो व्यवहारिक ज्ञान है वो अर्थव्यवस्था है।
फिर थोड़ा गहराई में जाके मैंने आपसे यह बोला कि जो अर्थशास्त्र है ये एक सिस्टम है। काय का सिस्टम है? एक व्यक्ति से पैसा दूसरे व्यक्ति के पास कैसे पहुंचता है, वो सिस्टम है। अब मैं तीसरी बात बोल रहा हूं कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसी संरचना है जिसमें सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का क्या होता है? संचालन होता है। कौन सा आर्थिक गतिविधियां? 4 तरह की आर्थिक गतिविधियां होती हैं। सर क्या क्या होती हैं? लिखो। पहला उत्पादन। पहली आर्थिक गतिविधि कौन सी है? उत्पादन। दूसरा उपभोग, वही उत्पादन उपभोग। तीसरा होता आपका विनिमय। विनिमय बोलो तो एक्सचेंज, पैसे के बदले बिस्किट ले लेना, ये विनिमय कहलाएगा। आप भाई दुकान में गए, आपने उसे 1500 रुपए दिए, उसने आपको एक चीज दे दी, ये क्या कहलाएगा? एक तरह से आपका विनिमय, एक्सचेंज करना। एक्सचेंज करना इसी के अंतर्गत हम देखते हैं बेटा, पहले से वस्तु विनिमय हुआ करता था। आज कौन सा विनिमय होता है? मुद्रा विनिमय होता है ना। हम आज 1500 रुपए दे के जीन्स लेते हैं, लेकिन पहले बेटा एक भैंस दे करके आप 5 जीन्स ले सकते थे, या एक बकरी दे करके आप जीन्स ले सकते थे। ये ऐसी बात है। तो आर्थिक गतिविधियों में उत्पादन, उपभोग, विनिमय, और चौथा क्या आ गया आपका? वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चौथा क्या आ गया आपका? डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। आप ही याद रखना। ठीक हो गया है, बहुत अच्छी बात है। अब जरा सा एक बात आपको मैं और समझाता हूं, इंटरेस्टिंग बात। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? मैं अर्थव्यवस्था को किस तरह से मैं गहराई पे लेकर के जा रहा हूं। पहले मोटी मोटी कॉमन सी बात, फिर हमने थोड़ा और अंदर जाके देखा पैसा कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास पहुंच रहा है। अब हम तीसरी बात देख रहे हैं, जहां सभी प्रकार की बेटे क्या होती है? आर्थिक गतिविधियां होती हैं। और आर्थिक गतिविधियां कितनी होती हैं आपकी? 4। ठीक है, आगे भी मैं आर्थिक गतिविधियों के बारे में डिवाइड करके पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम मोटी मोटी बात हम कर रहे हैं। अभी मैं इसको धीरे धीरे हम कहां लेके जाएंगे, इसको गहराई में। बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आप देखो, समझते हैं। तो अर्थव्यवस्था क्या है? एक संरचना है जहां पे सारी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है। अब जरा एक बात समझो, देखो जितनी भी बेटा आर्थिक प्रकार की आर्थिक गतिविधियां होती हैं, ये सब काहे के लिए हो रही है बेटा? 2 चीजें होती हैं। देखो, एक चीज बेटा आपकी होती है आवश्यकता, इसी के लिए ना उत्पादन होता है। आर्थिक गतिविधियां काहे के लिए होती हैं भाई? काहे के लिए होती है? आवश्यकता के लिए होती है ना भाई। काहे के लिए उत्पादन होता है? आवश्यकता के लिए। काहे के लिए खाना खाते हैं, उपभोग करते हैं? आवश्यकता के लिए। काहे के लिए विनिमय हो रहा है भाई? पैसा देके जीन्स क्यों ला रहे हैं? आवश्यकता के लिए। काहे के लिए वितरण हो रहा है? सरकार बेटा काहे को पैसा बांट रही है? काहे बेटा सरकार घर दे रही है? आवश्यकता के लिए। ठीक है, अब देखो, अब जरा अर्थव्यवस्था में थोड़ा और गहराई में लेकर के जाता हूं। 3 बातें सोच चुके ऑलरेडी अर्थव्यवस्था के बारे में। अब चौथी बात थोड़ा और गहराई में। एक चीज होती है अर्थ, एक चीज होती है आवश्यकता, दूसरी बड़ी चीज होती है आपकी इच्छा। बात पसंद आ रही है? एक चीज क्या होती है? आवश्यकता, एक चीज होती है आपकी इच्छा। ठीक है, जरा मुझे बता सकता है कोई क्या कि कौन ज्यादा होती है? आवश्यकताएं ज्यादा होती है कि इच्छाएं ज्यादा होती हैं? अब्दुल क्या ज्यादा होती है? आवश्यकताएं ज्यादा है कि इच्छाएं ज्यादा है? तो ज्यादा क्या होती है? इच्छाएं होती हैं। बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? भाई सीधी सी बात है, भाई मेरे पास 5 जीन्स हैं, तो भाई मेरा हफ्ते भर पहनने के लिए काफी है, आवश्यकता है। लेकिन इच्छा मेरी क्या है? मेरे पास 10 हो, 20 हो, बढ़िया बढ़िया हो। अभी 1500 वाली है तो 5000 वाली हो, ये इच्छा है। बात सबको समझ आ रही? ठीक है, तो बेसिकली अब अर्थव्यवस्था में हमें क्या करना है? क्या करना है थोड़ा और गहराई में जाकर के। एक चीज बेटा आपकी आवश्यकता, और एक चीज क्या बताया मैंने आपको? इच्छा। ठीक है, इनके बीच में जो गैप होगा, गैप अंतर, वो ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए? क्या लगता है तुम्हें? किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यकता और इच्छा के बीच का जो गैप है,
ये ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्योंकि जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी उतना ज्यादा उत्पादन होगा, उतना ज्यादा उपभोग होगा, उतना ज्यादा विनिमय होगा, उतना ज्यादा वितरण होगा। बात सबको समझ आ रही है? अब एक बात जरा और समझो, एक बात और समझो। सर उत्पादन ज्यादा होने से क्या दिक्कत आ रही है? भाई करो ज्यादा उत्पादन, इच्छाओं की पूर्ति तो होगी कम से कम। जिसके बाद 5 जीन्स है उसके बाद 15 जीन्स हो जाएंगे, क्या बुराई है? दिक्कत यह है कि जो ये आवश्यकताओं की पूर्ति होती है ना, ये बेटा पूर्ति होती है हमेशा प्राकृतिक संसाधनों से। किससे होगी? प्राकृतिक संसाधनों से होगी। ठीक है, चाहे बेटा आपका कमीज बन रही है, जीन्स बन रही है, कॉपी बन रही है, पेन बन रहा है, जो भी चीजें आपकी बन रही हैं, ये सब बेटा किससे बनती है? प्राकृतिक संसाधनों से तो बनती है। बात सबको समझ आ रही? ठीक है। अब अगर मैंने इच्छाओं को ध्यान में रखा, ठीक है, और मैंने सारे पेड़ काट दिए और बहुत सारी बेटा मैंने चीजें बना दी, तो क्या होगा? आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन बचेंगे क्या? नहीं बचेंगे। ठीक है। और हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है? हमें संसाधनों का कम से कम प्रयोग करना है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए। इसी को तो हम बोलते हैं सतत विकास। बात सबको समझ में आ रही है? इसी को हम क्या बोलते हैं? सतत विकास। सतत विकास का सर मतलब क्या है? जब हम भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कम से कम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वर्तमान की आवश्यकताओं की हम क्या करते हैं? पूर्ति करते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सतत विकास। तो एक्चुअल में हमारी अर्थव्यवस्था का बेटा एक लक्ष्य क्या है? सतत विकास। तो सतत विकास अगर आप करना है तो इसका मतलब ये गैप क्या होना चाहिए? हमेशा कम होना चाहिए है। ये गैप कम होना चाहिए है। और ये गैप कम होने से फायदा बेटा क्या होगा आपको? क्या फायदा होगा? प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, जो प्राकृतिक संसाधन है बेटा पे, उनको उनका खर्च कम होगा। ठीक है, देखो सीमित संसाधन में लिखता हूं यहां पे, सीमित संसाधन, रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास सीमित है, इसलिए गैप आपका कम होना चाहिए है। अगर ये गैप आपका ज्यादा हो जाएगा तो मामला खराब हो जाएगा। ठीक है, अगर अब हम सीमित संसाधनों का प्रयोग करके, सीमित संसाधनों का, इसी के नीचे बेटा एक बात लिखना आप, देखो सीमित संसाधनों का प्रयोग करके भविष्य, सीमित संसाधनों का प्रयोग करके भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करना। वर्तमान है, मैंने बोला सीमित संसाधनों का प्रयोग करके भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करना। वर्तमान की आवश्यकताओं की बेटे क्या करना? पूर्ति करना। वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, वर्तमान की आवश्यकता की पूर्ति करना। ठीक है सर, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सतत विकास। यही बेटा कहलाता है आपका सतत विकास। सतत विकास कहलाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम अर्थव्यवस्था में थोड़ा और अंदर गए हैं, थोड़ा और अंदर चले गए।
जहां हमने देखा कि हमारी अर्थव्यवस्था का एक उद्देश्य क्या हो गया है, क्या है, सतत विकास, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारा इसका एक उद्देश्य हो गया है। इतनी बातचीत सबको यहां पे समझ में आ गई, नहीं आ गई है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, ठीक है। जरा एक बात बड़ी है, हम और करके और लिख लेते हैं, और एक बात लिख लो, लिखो, अर्थव्यवस्था सीमित संसाधनों के इष्टतम यानी कम से कम, अर्थव्यवस्था सीमित संसाधनों के इष्टतम, अर्थव्यवस्था सीमित संसाधनों के इष्टतम यानी कम से कम उपयोग के माध्यम से, अर्थव्यवस्था मतलब अर्थव्यवस्था की एक और परिभाषा आप एक कैसे कह सकते हैं, अर्थव्यवस्था को मैं गहराई में लेकर के जा रहा हूं और कुछ, अर्थव्यवस्था सीमित संसाधनों के इष्टतम उपयोग के माध्यम से, इष्टतम बोले तो कम से कम, उपयोग के माध्यम से अधिकतम आवश्यकताएं, ऐसा लिखो, अधिकतम आवश्यकताओं और इच्छाओं, उपयोग के माध्यम से, उपयोग के माध्यम से अधिकतम आवश्यकताओं और इच्छाओं, अधिकतम आवश्यकताओं और इच्छाओं के मध्य संतुलन स्थापित करने का एक प्रयास भी है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? ठीक है, तो अर्थव्यवस्था एक तरह से मेरा क्या है, अब मैंने कह दिया है कि अधिकतम आवश्यकता और अधिकतम इच्छा के बीच में संतुलन बनाने का एक प्रयास जो है, ये भी क्या है, अर्थव्यवस्था है। क्लियर? वेरी गुड। और एक तरह से हम ये कह रहे हैं, जो हम संतुलन बना करने का प्रयास करेंगे तो उसी से हमारा जो लक्ष्य बेटा हमें प्राप्त होगा वो कौन सा होगा, सतत विकास का लक्ष्य। इतनी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? कौन सा लक्ष्य हमें प्राप्त हो जाएगा इससे, सतत विकास का जो लक्ष्य हमें इसी से ही प्राप्त होगा। आप एक बात ये ध्यान रख लेना, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, तो क्या आपको अर्थव्यवस्था का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अर्थव्यवस्था होती क्या है, क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? ठीक है, मैंने इसको अलग अलग लेवल पे जाके आपको समझाया। सबसे पहली बात मैंने करी कि भाई जो अर्थशास्त्र है, मतलब जो आपका थ्योरेटिकल नॉलेज है, इसका प्रैक्टिकल ज्ञान क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाती है। पहली बात हमने ये करी, ठीक है। रवि, हमने दूसरी बात क्या करी, दूसरी बात हमने क्या करी, मैंने आपसे कहा कि धन का प्रवाह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कैसे पहुंचता है, इसको मैंने बोला कि जो अर्थव्यवस्था है बट वो क्या है, एक सिस्टम है। सेकंड बात मैंने क्या बोली, अर्थव्यवस्था क्या है, एक सिस्टम, मैंने ये बोला, ठीक है। तीसरी बात मैंने क्या बोली, तीसरी बात मैंने तीसरी बात क्या बोली, मैंने कहा कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं, ठीक है, अर्थव्यवस्था के अंदर, अर्थव्यवस्था एक ऐसी संरचना है जहां पर सभी प्रकार की आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है। सर, वो आर्थिक गतिविधियां कौन सी हैं, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, ठीक है। सर ऐसा क्यों हो रहा है, हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि दो चीजें हैं, एक बेटा आपकी आवश्यकता, एक आपकी इच्छा। इनके बीच में गैप क्या होना चाहिए है, कम होना चाहिए है, गैप कम होना चाहिए है। क्यों? क्योंकि प्राकृतिक बेटा के यहां अपने पास संसाधन कम है और हमें भविष्य की आवश्यकताओं की हमें ध्यान में रखना है और वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। यही तो सतत विकास आपका है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब यह सतत विकास का लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा, जब बेटा हम क्या करेंगे, आवश्यकता और इच्छा के बीच में एक बढ़िया हम क्या बना पाएंगे, संतुलन बना पाएंगे। और ये संतुलन के अध्ययन को ही हम एक तरह से क्या बोल रहे हैं, अर्थव्यवस्था कह रहे हैं। अलग अलग लेवल पे अर्थव्यवस्था की अलग अलग बातें हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? धीरे धीरे बातें, इतनी बात सबको समझ में आ रही, ठीक है। अब हम थोड़ा आगे बात करते हैं। लिखो अर्थव्यवस्था के प्रकार। अब आगे हमारा थोड़ा बेटा हमारा परिचय के बाद हम थोड़ा आगे से पहुंच रहे हैं।
हमने देखा अर्थव्यवस्था का परिचय, प्रकृति या जो भी है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था के कुछ प्रकार की बात करते हैं हम। थोड़ा देखो, इकोनॉमिक्स जो है ये अपने आप में समझने का विषय है, ना कि रटने का। ठीक है, भाई उत्तराखंड के झील, ताल, ग्लेशियर रटने थोड़ा हो रहे हैं यहाँ पे, है कि नहीं है? चमोली में ये है कि नहीं है? उत्तरकाशी में ये है। रटने का मामला नहीं है, मामला है समझने का, समझने का मामला है। जब इन्हें जाकर के केवल एक सब्जेक्ट पढ़ के बेटा नौकरी दे रही सरकार आपको। बात समझ आ रही है या नहीं है? लेवल 5 पे थोड़ा दे दी है, समझ चाहिए वहां पे जाने के लिए। एक अच्छी समझ अगर होगी ना, तभी आप उस पोस्ट पर काम कर सकते हैं। ठीक है, झील, ताल, नदी करके ये एग्जाम नहीं निकलेगा, और एग्जाम तो निकल सकते ही नहीं, है ना? ठीक है, लिखो अर्थव्यवस्था के, लिखो प्रकार, प्रकार की हम बात करें। ठीक है, आपको तो पता है कि अर्थव्यवस्था के जो प्रकार है, इसके तीन आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकारों को बांटा जाता है। कितने आधार पर? 3 आधारों पर अर्थव्यवस्था के प्रकारों को बांटा जाता है। 3 आधार। सर कौन कौन से 3 आधार होंगे? कौन कौन से आपके 3 आधार होंगे? पहला आधार जो बड़ा आपकी व्यवस्था है या अर्थव्यवस्था है, व्यवस्था के खुलेपन के आधार पर, खुलापन पहला आधार है। व्यवस्था के खुलेपन के आधार, खुलेपन के आधार पर, व्यवस्था के खुलेपन के आधार पर, इसके आधार पर व्यवस्था का खुलापन। ठीक है, सर खुलेपन का मतलब सर यहां पे क्या है? कोई खुलेपन है, क्या आपके देश में बाहर से चीजें आ सकती है और आपके देश से चीजें बाहर जा सकती है। मतलब आपके देश में आयात और निर्यात की व्यवस्था है या नहीं? क्या है? इस आधार की जो अर्थव्यवस्था आपकी होती है, ये 2 प्रकार की होती है। अगर आपके देश से सामान बाहर नहीं जा रहा है और बाहर से नहीं आ रहा है, इसे हम बोलेंगे क्या? बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी से हम कहेंगे। इसे हम बोलेंगे, देखो अब यहां मैं ज्यादा चक्कर बोलूंगा नहीं, ये बात आपको पता है नहीं है? लिखो, पहली आपकी होती है बंद अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। दूसरा, अगर आपके देश में बाहर का सामान आ भी रहा है और आपके देश से जा भी रहा है, मतलब आयात निर्यात हो रहा है, उसे हम बोलेंगे खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था आपकी खुली अर्थव्यवस्था होगी, याद रखना। ठीक है, चलो अब आ जाओ जरा। दूसरा जो आधार है अर्थव्यवस्था के प्रकार करने का, दूसरा आधार वो है संसाधनों पर नियंत्रण किसका है? प्राकृतिक संसाधन, इन पर नियंत्रण किसका है? संसाधनों पर और नियंत्रण के आधार पर, नियंत्रण के आधार पर। दूसरी बात है संसाधनों के नियंत्रण के आधार पर। सर किसका नियंत्रण है संसाधनों पर? संसाधन तो क्या होते हैं भैया? आपका जंगल है, जमीन है, नदी नाले हैं, यहां से निकलने वाले खनिज पदार्थ हैं, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। क्लियर हो गया है? अगर इन प्राकृतिक संसाधनों पर, अगर इन संसाधनों पर ज्यादा नियंत्रण सरकार का है, ज्यादा नियंत्रण किसका है? सरकार। इस तरह बात हम कल भी करेंगे। ज्यादातर नियंत्रण सरकार का है प्राकृतिक संसाधनों पर, उसे हम बोलेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था, यहां से बड़ा याद रखना इस वाले सेक्शन से, इसको हम थोड़ा कल डिटेल पढ़ेंगे ना, ये तो आपको पता ही है। समाजवादी अर्थव्यवस्था,
समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, आपको पसंद आ रही है? मतलब यहाँ पे आपका प्रश्न होता है किन देशों में मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था है और इसकी मतलब विशेषताएं क्या क्या है, whatever। भाई समाजवादी अर्थव्यवस्था का सीधा मतलब मैंने आपको बताया आपको, जहां पर ज्यादातर चीजों का नियंत्रण किसका है? सरकार का। कहने का मतलब क्या है भाई? इसका मतलब ये है कि घर तो आपका है, खेत तो आपका है, जुताई उसको आप कर रहे हैं, फसल आप काट रहे हैं, लेकिन उसकी रजिस्ट्री आपके नाम पर है। ये मतलब है इसका। क्लियर हो गया है? तो इस तरह की जो इकोनॉमी है उसे हम क्या बोलेंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था। आप काम तो कर रहे हैं, आपके नाम पर नहीं है। आपको पहले होता ना, सरकार पट्टे में जमीन दिया करती थी, पर पट्टा होता था आपके पास एक बस होगी, ठीक है, लेकिन जमीन किसकी होती है? ठीक है ना? तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है उसे हम बोलते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। दूसरा, अगर ये जो जमीन मकान दुकान है भी आप कर रहे हैं और आपके नाम पर भी, क्लियर हो गया है? इसे कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था। ठीक हो गया? इतनी बात सब पसंद आ रही है? तो देखो ये अपना कोचिंग है, ठीक है, ये कोचिंग मेरे चल रहा है, इसकी रजिस्ट्री मेरे नाम पे है। कितनी बात सब पसंद आ रही है? तो इसका मतलब बेटा क्या है? ये क्या है? मेरा निजी है। अगर यहाँ काम करना हो तो इसकी रजिस्ट्री सरकार के नाम पे होती है, ठीक है, तब कौन सी व्यवस्था होती है? समाजवादी। ठीक है, लेकिन मैं काम कर रहा हूं मेरे नाम पे है, तो ये कौन सी होगी आपकी? पूंजीवादी। हालांकि ऐसा वर्तमान में कोई देश नहीं होता है जहां 100% समाजवादी व्यवस्था हो, मतलब 100% सरकार के नाम पर हो, ऐसा कहीं नहीं। ना ऐसा होता है कि 100% लो के नाम पर हो। भारत में आप देखते हैं सरकारी स्कूल भी है तो सरकार के नाम पे है, प्राइवेट स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी, सरकारी हवाई जहाज भी है, प्राइवेट भी। रेल नहीं है, रेलवे पर पूरा नियंत्रण किसका है? ठीक है, उसको हम बोलते हैं निजीकरण। आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, आप सबको समझना, ठीक है? उस रेलवे का पूरा पूरा किसका अधिकार? रेलवे। कोई आपने देखी क्या प्राइवेट आदमी की रेल हो, किसी आदमी की ट्रेन है? सुना आपने क्या? जहाज, जहाज। ठीक है, आप देखो, ना तो बेटा पूरी तरह से समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला कोई देश होता है, ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला कोई देश होता है। वर्तमान में तो जनता अर्थव्यवस्था वाला भी कोई देश नहीं होता। ठीक है, जहां आयात निर्यात पूरा बंद हो। दक्षिण कोरिया को इसमें रखा जाता है, साउथ कोरिया को, जोंग वाला भाई अपना, मोटा वाला, लेकिन फिर भी 100% कहीं भी नहीं है। ठीक है, अब तीसरी बेटा अर्थव्यवस्था इसके आधार पर, जहां कुछ चीजें सरकार के नाम पर है और कुछ चीजें लोग के नाम पर। सरकारी हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, सरकारी स्कूल भी है, प्राइवेट स्कूल भी है, सरकारी जमीन भी है, लोगों की जमीन भी है, अपना घर, अपना मकान, अपनी दुकान भी है। इसे हम क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था कल बेटा बात करेंगे, आप जानते हैं। क्लियर हो गया है? ठीक। आप देखो, तीसरे बेटा जो आधार है अर्थव्यवस्था, वो है विकास के आधार। कौन सा है? विकास के आधार पर। विकास के आधार पर हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? अर्थव्यवस्था। किस प्रकार हम पढ़ रहे हैं? विकास के आधार पर। भाई जाहिर सी बात है बेटा, विकास के आधार पर भी अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है। ठीक है, ये जो बेटा आपका विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था, मैं बोल रहा हूं तीन आधार पे होती है। इन तीन आधारों पे बेसिकली तीन चीजों को देखा जाता है, उसी को हम बोलते हैं HDI। क्या बोलते हैं उसको? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास सूचकांक, HDI। बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, आप देखो, बट आपको पता है कि HDI में, कल इस पर हम बात करेंगे, तीन चीजों को देखा जाता है। सबसे पहली चीज तो हम HDI के अंदर देखते हैं, HDI में इसमें तीन चीजों को देखा जाता है। तीन चीज। नंबर एक, हम देखते हैं क्या? जीवन प्रत्याशा। हम क्या देखते हैं? जीवन प्रत्याशा।
जीवन प्रत्याशा को हम जिसके अंतर्गत देखते हैं ना, वो चीज का आपकी होती है स्वास्थ्य। वो चीज क्या होती है? देखो, हम देखते हैं भैया यहाँ के लोग का स्वास्थ्य कैसा है, हम देखते हैं कि लोग कितने साल जी रहे हैं। जीवन प्रत्याशा क्या होती है कि कितने साल तक हम जी रहे हैं किसी भी देश के लोग। आप जानते हैं कि भारत की जीवन प्रत्याशा वर्तमान में 67.5 ईयर चलती है। कितनी बेहतर जीवन प्रत्याशा है, क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग का स्वास्थ्य ऐसा है, खान पान ये वो सो वट, ठीक है। दूसरी बड़ी इसका आपकी चीज होती है शिक्षा। शिक्षा, ठीक है। शिक्षा में हम क्या चीज देखते हैं कि बच्चा कितने साल में स्कूल गया और कितने साल तक स्कूल गया, उपस्थिति कितनी देर, कोई मतलब कई बातें करेंगे, मैं अभी आपको मोटा मोटा बता रहा हूं, ठीक है। और तीसरा हम क्या देखते हैं? जीवन स्तर, ठीक है। यहां हम दूसरा हम देखते हैं कि कितने बेटा साल तक स्कूल गया, ये कितने वर्ष तक स्कूल गया और कितनी उपस्थिति रही, बराबर जो भी है, कल देखो बात करेंगे इस पर, ठीक है ना। अब देखो तीसरा देखो जीवन स्तर है, और जीवन स्तर कब अच्छा होगा? राहुल, जीवन स्तर कब अच्छा होगा? भाई जाहिर सी बात है, अगर मेरा जीवन स्तर अच्छा है, बढ़िया कार, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया सब कुछ बढ़िया है, ऐसा कब हो पाएगा? जब क्या होगा मेरे पास? पैसा हो। और पैसा होने का मतलब क्या है? जब बेटा हमारे देश में क्या होगी, प्रति व्यक्ति आय और एक कैपिटल इनकम क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो तीसरी चीज जीवन स्तर को हम जिस चीज से मापते हैं वो बेटा क्या होती है आपकी पीसीआई, पर कैपिटल इनकम। इन तीन इंडेक्सों के आधार पर ही, इन तीन चीजों के आधार पर ही एचडीआई की रैंक तय होती है। आपको पता लग गया? एचडीआई में आपको पता है कि ये यूएनडीपी से जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी से जारी करता है, और यूएनडीपी इन चीजों के आधार पर आपको नंबर देता है। ये नंबर 0 से 1 के बीच में नंबर मिलते हैं, 0 से 1 के बीच में मिलते हैं। बात सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और इस आधार पर फिर कितने नंबर मिले हैं, उस आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। हालांकि अब तो बेटा हम 4 भागों में करने लग गए हैं, कल बताओ, ठीक है। 3 आधार पर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपकी होती है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित, ठीक है। बात आपको समझ में आ रही है? 0 से बेटा 5 नंबर होते हैं, 0 से लेकर 4.9 लिखना नहीं है, बता रहा हूं बस ऐसी, ठीक है। तो एचडीआई में जिसकी रैंक 0 से लेकर 4.99 तक मार्क होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? वो कौन सी अर्थव्यवस्था होती है आपकी? कौन सी होती है? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। दूसरी में आपकी अर्थव्यवस्था होती है उसे हम बोलते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था। लिख लो फटाफट से। दूसरी जो आपकी अर्थव्यवस्था होती है उसे हम बोलेंगे विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, ठीक है। और तीसरी आपकी होती है, दूसरी होती है विकासशील, विकासशील कल बात करेंगे, इसमें अंदर और भी चीजें होती हैं। तीसरी कौन सी होगी? तीसरी फिर अल्प विकसित, विकसित, विकासशील, और तीसरी कौन सी होगी आप? विकसित अर्थव्यवस्था, डेवलपमेंट, विकसित अर्थव्यवस्था। क्लियर बात सबको समझ में आ गई नहीं आ गई है? ठीक है रवि, कोई दिक्कत पसंद तो नहीं यहाँ पे? ठीक है। तो हमने देखा अर्थव्यवस्था के जो प्रकार है ये 3 आधार पे होता है। 3 आधार, पहले व्यवस्था का खुलापन कितना है, संसाधनों पर नियंत्रण किसका है, और विकास का आधार कितना है। विकास का आधार किससे देखते हैं हम? एचडीआई देखते हैं, जो कौन देता है आपका? यूएनडीपी आपका देखता है। बात सबको समझ आ रही है ना? ठीक है। बट आपने देखा होगा कि अभी हमारी एसडीआई में हमारी रैंक कितनी, हमारी 130 रैंक है, और हमारे नंबर कितने हैं इसमें? 0.685 हमारे नंबर है इसमें, ठीक है। इन बातों पर हम कल बात करेंगे, ठीक है। तो आज की हम क्लास को बेटा यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। कल हम इससे आगे करते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई नहीं आ गई? ठीक है। देखो घर पे बेटा इसमें आपको केवल एक काम करना है, रिवीजन करना है बस। आज का लेक्चर तो हालांकि थोड़ा बेसिक ही है, लेकिन फिर भी ठीक है। और मैं आपको क्या करूंगा, क्लास भी पढ़ाऊंगा, टॉपिक कराऊंगा, और उसके मैं आपको पीवाईक्यू भी कराऊंगा, जो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। बात सबको समझना, ठीक है। एक परफेक्ट तैयारी में आपको कराऊंगा, ठीक है। बस 3 महीने बेटा आपको ना जान लगा देनी एक साइड से,
क्या करना है सर? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी सारे एग्जाम को भूल जाओ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, ठीक है? घर में ज्यादा नहीं तो कम से कम 2 घंटा इसको रिवीजन कर लेना बस, और कुछ मत करना घर में। अगले 3 महीने 2 घंटे घर में इसको पढ़ लेना। बात सब पसंद आ रही है? और बेटा ऐसा हो सकता है कि 3 महीने के बाद जब आपका एग्जाम का रिजल्ट आएगा ना, हो सकता है बेटा आपके हाथ में जॉब। बात सब पसंद आ रही है? ठीक है, ज्यादा भटकते नहीं है बेटा, ठीक है? आज यहीं तक कर सकते। ओके, थैंक यू। मेरा सुनील भैया, ये वाली किताब, ये जो है ना लेक्चर, ये यूट्यूब